नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भोपाल श्रीमती रश्मि मिश्रा जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चित्रा जी। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कि ये जो कानून है पॉक्सो, ये क्या है और इसमें क्या क्या खास बातें दी गई हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और बच्चों को किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है और किस तरह से वो इस कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और यदि उनके साथ कोई घटना होती है तो आम आदमी की और जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं इस कानून से संबंधित आज इस मंच के माध्यम से आप उनका समाधान कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैडम जानना चाहेंगे कि जो हमारा आज का विषय है तो पॉक्सो अधिनियम क्या है, उसे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। मैडम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जी, इसी का शॉर्ट फॉर्म पॉक्सो है। जी, तो पॉपुलरली इस एक्ट को पूरा नाम ना लेते हुए शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। जी, अब जहाँ तक इसका उद्देश्य है तो जैसे कि नाम से ही विदित है कि बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया गया। जी, तो इसका विस्तार यहाँ से शुरू होता है कि किस प्रकार बच्चों के साथ कोई लैंगिक अपराध की घटना घटित ही ना हो पाए। जी, प्रिवेंशन, जी। कैसे प्रिवेंट करें। और इसका विस्तार यहाँ तक की है कि अगर किसी बच्चे के साथ में, बालक के साथ में लैंगिक अपराध की कोई घटना घटित हो जाती है जी, तो फिर उसका सामाजिक, उसका भावनात्मक, उसका एक सामाजिक और आर्थिक, उसको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाए। और जी। बालक से यहाँ पर मतलब है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति यहाँ जी। पे बालक कहलाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल कानून है मैडम। जी, जी मैम। जैसा कि आपने बताया कि लैंगिक अपराध जो शब्द है तो इसकी परिभाषा में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि लैंगिक अपराध से क्या आशय है। मैडम, लैंगिक मतलब यौन। जी। यौन अपराध किसी भी तरह का जो है वो इसकी परिधि में आता है। जी, जैसे बच्चे के साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाया जी, तो वो एक यौन अपराध है। मैंने गलत नियत से आपके लिप्स पे, बच्चे के लिप्स पे टच किया, जी, बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे कहीं भी टच किया, जी, वो लैंगिक अपराध कहलाता है। तो यौन अपराध या बच्चों को पोर्नोग्राफी, बच्चों को अश्लील तरीके से हमने मोबाइल में पेश किया, उनका वीडियो बनाया, तो जी। ये यौन अपराध है। यौन से रिलेटेड जो कुछ भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है बच्चों का, या जी। अश्लील तरीके से बच्चों को प्रेजेंट करना, टच करना, वो सब एक लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है मैडम। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे का वीडियो बनाया, अब कई बार छोटे बच्चों का लोग वैसे ही वीडियो बनाते हैं, एक सामान्य उसमें बना लेते हैं बाल लीला समझकर कि कभी किसी बच्चे को नहाते हुए टब में बैठे हुए बना लेते हैं और वो उसको बच्चा समझ के उस तरह से यदि कोई वीडियो बनाता है और उसको यदि वो अपने किसी रिश्तेदारों को या कहीं ऐसे पोस्ट करता है तो क्या ये भी उसकी श्रेणी में आएगा। जी मैडम, बिल्कुल। पॉक्सो अधिनियम के तहत ये एक अपराध है। पॉक्सो अधिनियम के तहत ऐसा वीडियो बनाना, जी, ऐसा वीडियो अपने मोबाइल पर रखना, जी, ऐसा वीडियो सर्कुलेट करना, जी, सब अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि बच्चे की डिग्निटी उसमें शामिल है। जी, तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को जहाँ एक्सपोज किया जा रहा है, जी, वो हर एक, वो आप उसको कैसे भी ले रहे हो, चाहे वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, वो मैडम अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, जी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता जी मैडम। कि जिसे वो बाल लीला समझ रहे हैं या एक बच्चे का वो समझ रहे हैं कि एक बच्चा है, अगर वो कुछ छोटा सा खेल कर रहा है और वो खेल समझ के कर रहे हैं, पर ये अपराध जी भी मैम, होता है। जी मैम। मैडम, यदि किसी अवयस्क बच्चे के साथ कोई अपराध होता है, वो खुद तो बोल नहीं पाता, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर शिकायत कौन कर सकता है उस बच्चे के बिहाफ में। जी मैडम, ये इस कानून की खूबसूरती यही है कि ऐसे बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि बच्चे पूरे समाज के होते हैं, जी, तो पूरे समाज को एक दायित्व सौंपा गया है कि बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का अपराध ना हो सके। जी, तो इसके लिए समाज के हर एक व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी, ना सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि कानूनी अनिवार्यता बनाया गया है, विधिक रूप से अनिवार्य बनाया गया है कि वो
अगर देख रहा है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध हो सकता है, जी। संभावना भर भी है, जी। और किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध है, तो जी। उसकी सूचना वो पुलिस को देगा, चाहे वो बालक हो, चाहे बालक के घर वाले हों, रिश्तेदार हो, या बालक का कोई भी नहीं हो, समाज का कोई भी आदमी हो। जी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने बालक के साथ में कुछ अपराध होते हुए, लैंगिक अपराध होते हुए देखा जी। और उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, तो जी। ये अपने आप में एक अपराध है मैडम। इसकी सज़ा भी है, ये कारावास के 6 महीने के कारावास से दंडनीय है, और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। जी। और ये भी बताना चाहूँगी कि जब कोई संस्था इस तरह का अपराध की रिपोर्टिंग करने से खुद को दूर करती है, जैसे जी। स्कूल है, जी। स्कूल के प्रिंसिपल की ये ड्यूटी है, स्कूल के अधिकारियों की ये ड्यूटी है कि अगर उनको पता है कि ऐसा कोई बच्चे के साथ अपराध हुआ है, लैंगिक जी। अपराध, तो उसकी रिपोर्टिंग करें। अगर नहीं करते हैं तो ये फिर एक अपराध है, और उनमें उनको 1 वर्ष का सश्रम, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय है ये। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि किसी की भी जानकारी में ये बात है कि किसी बच्चे के साथ लैंगिक अपराध हो रहा है और उसके द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई, और उसके द्वारा इस बारे में कोई किसी को सूचना नहीं दी गई है, तो ये भी उसके प्रति उसका एक अपराध है कि उसने सूचना नहीं दी बच्चे के बारे में, और उसके लिए भी उसको सज़ा मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता। उन लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, पुलिस में मामला जाएगा, जब होगा। नहीं मैडम, वो इसीलिए क्योंकि बच्चे एक की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा अपने आप में सबसे सॉफ्ट टारगेट है, बिना बोल का जिसको बोलते हैं ना, उसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की आवाज़ सुनना हम सब की जिम्मेदारी, इसलिए कानून ने उसको एक विधिक अनिवार्यता भी बना दिया है। जी, बहुत अच्छी बात कानून में भी है, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा सबकी जिम्मेदारी है। जी मैम। पेरेंट्स के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, और उनको भी उतना ही ध्यान रखना है। मैडम, कई बार ये पढ़ने में आता है, हम पढ़ते हैं कि किसी बच्चे के साथ उसके परिवार के किसी सदस्य ने इस तरह का यदि कोई अपराध किया है, कभी पेरेंट्स साइड से कभी हो जाता है, कभी रिश्तेदार कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में घर वाले उस चीज़ को सामने लाने में थोड़ा सा हिचकते हैं बदनामी के डर से। जी। तो फिर ऐसे बच्चों को कैसे न्याय मिलता है, और किस तरह से उन बच्चों के बारे में सुरक्षा प्रदान की जाती है? मैडम, ऐसे ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास आते हैं लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों के, जी, तो वो ज़्यादातर केसेस वही होते हैं जिनमें ज़्यादातर अपराधी उनके घर वाले होते हैं, या उनके रिश्तेदार होते हैं, या उनके परिचित होते हैं। जी। क्योंकि यौन अपराध जो है वो ज़्यादातर बंद में किए जाते हैं। जी। तो अपराधी घर वाला ही कोई होता है। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब ये घटना अपने घर वालों को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, जी, तो माँ बाप पहले तो भरोसा नहीं करते बच्चे का, क्योंकि उनको उस इंसान पर ज़्यादा भरोसा होता है कि नहीं, वो तो हमारे इतना करीबी है, तो वो कैसे कर सकता है। तो पहले तो वो भरोसा नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से अगर पेरेंट्स भरोसा कर भी लेते हैं, तो दुविधा यहाँ आती है कि वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा का एक प्रश्न बना लेते हैं, या उनको ये भी लगता है कि उस रिश्तेदार से, उस परिचित से ज़िंदगी भर के उनके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, तो वो हिचकते हैं ऐसी घटना की रिपोर्टिंग करने से। बिल्कुल। तो ऐसी घटना में, ऐसी अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है कि वो जो बालक है वो किसी ऐसे आदमी के माध्यम से भी रिपोर्टिंग कर सकता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि माँ बाप ने मना कर दिया, लेकिन बुआ, मौसी, नानी, इन लोगों ने रिपोर्टिंग करी है। जी। इसके अलावा चाइल्ड लाइन नंबर है, जो सब बच्चों के हाथ में एक हथियार है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि जहाँ कोई नहीं वहाँ चाइल्ड लाइन आपका है। 1098 ये नंबर है, 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है। आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप चाइल्ड लाइन को कॉल करके उन्हें बता सकते हैं, तो आगे की सारी प्रक्रिया फिर चाइल्ड लाइन की जिम्मेदारी हो जाती है। जी। दूसरा, आप बच्चा डायल 100 को भी, जो 100 डायल है उसको भी 100 डायल करके बुला सकता है और रिपोर्टिंग की जा सकती है। अब अगर बड़ी मशक्क़त के बाद में किसी तरह से बच्चे ने FIR करवा भी दी, तो आगे समस्या ये जाती है कि घर वाले, क्योंकि रहना उसे उसी घर में है, बिल्कुल, तो घर वाले उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नहीं, अब आप बयान बदल लो, FIR वापस ले लो, इस तरह की चीज़ें जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब बच्चा ये पुलिस अधिकारी को सूचित करता है कि घर पर प्रेशर है, या पुलिस अधिकारी को खुद भी लगता है कि घर पर प्रेशर है, तो वो CWC के पास बच्चे को लेकर के जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो कि बच्चे की पेट्रन मानी जाती है किसी भी जगह पर। जो भी बच्चा इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जिसको मानते हैं, उसको हम उनके पास लेकर के जाते हैं या पुलिस के माध्यम से जाते हैं। फिर वो
डिसाइड करता है कि बच्चा अगर घर में सुरक्षित नहीं है, घर में बच्चे को प्रेशर है, तो वो किसी रिश्तेदार के पास उस बच्चे को रख सकते हैं घर में रखने के बजाय, या उनको लगता है कि कोई रिश्तेदार पे भी भरोसा नहीं है तो बालक गृह या बालिका गृह में वो बच्चे को रख सकते हैं, तब तक जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी ट्रायल, कॉम्पेंसेशन सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, या तब तक जब तक कि बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस ना कर ले। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं इसमें। इस बीच एक सागर से कॉलर हमारे साथ लाइन पे, हम उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्ते मैम, मैम को भी नमस्ते। नमस्कार जी। जी, मेरा सवाल ये था मैम कि कुछ बच्चे होते हैं जो अक्सर कहीं देखा जाता है कि छोटे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और वो कुछ ना कुछ रिएक्ट ऐसा करते हैं कि आसपास के लोगों को या परिवार को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उससे उनसे, तो बहुत सारे लोग उनके साथ मारपीट भी कर देते हैं या फिर उनको बांध भी देते हैं जो मेंटली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या ये भी अपराध की श्रेणी में आता है? अगर आता है तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है? नहीं, बच्चे क्या, किसी के भी साथ में कोई मारपीट करोगे, बांधोगे, तो अगर मेडिकली ये रिक्वायर्ड है और मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन कोई और कर रहा है तो ये अपने आप में ऑफेंस है। पॉक्सो के तहत ये ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये कोई लैंगिक हमला नहीं है। इसमें पॉक्सो के तहत किसी अपराध को आने के लिए उसमें लैंगिक या यौन अपराध शामिल होना चाहिए। अब अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है और उसके घर वाले उसको बांध रहे हैं तो ये लैंगिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन हाँ, बच्चे को ट्रीटमेंट देनी चाहिए और फिर डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब करे, जैसा एडवाइस करे, वैसा घर वाले अगर करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर, तो फिर वो, क्योंकि नियम के अनुसार मेडिकल एक्सपर्ट की राय है, तो उसमें फिर कोई ये अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर के एडवाइस के बिना अगर उसको बांध के रखा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये एक अपराध है जो भारतीय दंड विधान में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। विपिन जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैडम, हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, तो चूँकि बच्चों से जुड़ा कानून है और बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है कानून की, तो उसमें सबसे पहले जैसे थानों में शिकायत होती है, तो क्या बच्चों के लिए कोई अलग से थाने बनाए गए हैं? क्योंकि बच्चों को जो हम रेगुलर थाने हैं, अगर वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे शिकायत होती है तो एक माहौल ऐसा होता है कि बच्चा खुल के बोल पाए या ना बोल पाए। तो मैडम, आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है और ये सबकी कंसर्न है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये नया कानून है मैडम जी, 2012 में कानून आया है, इसके इवॉल्वमेंट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तेज़ी है वो उतनी तेज़ी से अधिनियम के अनुरूप नहीं बना है अभी। तो मध्य प्रदेश में तो वही थाने हैं जहाँ पर शिकायत होगी। हाँ, ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं थाने वाले कि एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर बना दें। तो चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर में क्या है, एक जो प्रेफरेबली अगर थाने में कोई लेडीज़ अधिकारी है, जो महिला पुलिस अधिकारी है, तो वो इन अपराधों की FIR भी लिखेगी, बच्चों के बयान भी लेगी, ऐसी व्यवस्था की जाती है। नहीं तो कोई विशिष्ट अलग से व्यवस्था अलग थाने की नहीं है। बाकी दूसरे राज्यों में हमने देखा है, जैसे वन स्टॉप सेंटर्स हैं, तेलंगाना में एक जैसे भरोसा सेंटर है, तो वहाँ पे क्या करता है, जैसे ही किसी थाने के पास में ऐसी सूचना मिलती है कि बच्चों के साथ में लैंगिक अपराध हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि सीधे उस बच्चे को लेकर के भरोसा सेंटर जाते हैं। फिर उस प्रकरण की FIR से लेकर के, उस प्रकरण में बच्चे के कथन से लेकर के, मेडिकल से लेकर के 164 के कथन और प्रेफरेबली न्यायालयीन कथन भी वो भरोसा सेंटर में बैठ के VC के थ्रू देते हैं, ताकि बच्चे को ना तो कोर्ट जाना पड़े, ना बच्चे को थाने जाना पड़े। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है मैडम। नया कानून समय है, धीरे धीरे समय लगता है। मैडम, इस कानून के तहत यदि किसी ने कोई शिकायत कर दी है और बाद में किसी कारणवश वो उसको वापस लेना चाहता है, जो भी वजह हो, तो क्या वो वापस ले सकता है? मैडम, एक बार अगर बच्चे ने शिकायत कर दी, पीड़ित बालक ने, और विवेचना के बाद में अंतिम प्रतिवेदन या चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया जी, तो उस प्रकरण को वापस लेने की कोई व्यवस्था कानून में नहीं है जी। और ये जो पॉक्सो के जो अपराध हैं जी, ये क्षमनीय भी नहीं है, राजीनामा योग्य भी नहीं है, तो इनमें राजीनामे की भी संभावना नहीं रहती है मैडम। तो एक बार शिकायत हो गई तो फिर वो ट्रायल पूरा चल करके जी फिर उसमें फैसला सुनाया जाता है मैम जी। मैडम, जैसे कोई भी कानून आता है, कोई भी कानून बनता है, तो उसके दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं। एक होता है कि भाई एक पक्ष है जो सच में घटनाएं घटित होती, कई बार दूसरा पक्ष ये होता है कि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उपयोग और दुरुपयोग, ये हर जगह कोई भी अच्छी चीज़ आती है उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा कानून हो, अच्छी
साइंस हो, AI हो, बिल्कुल न्यूटन या आपका न्यूक्लियर बॉम्ब हो, बिल्कुल। तो ये मोबाइल्स हों, तो इसके उपयोग दुरुपयोग से तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। पर पर इस ये कानून है में कि इसीलिए तो यदि कोई करता है, इसीलिए तो कोर्ट्स है मैडम। जी कोर्ट में ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जी तो चीज़ें कोर्ट में आकर के जब साक्ष्य की कसौटी पर कसते हैं तो झूठा सच्चा सब कुछ सामने आ जाता है मैडम। कानून के हाथ बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। जी वहाँ कोई नहीं बच सकता। अगर वो झूठ के साथ कोई आया है बिल्कुल मैडम, तो वो चीज़ सामने आ ही बिल्कुल जाती आएगी है। मैडम। मैडम इस कानून के अंतर्गत यदि बालक बालिका जिसके साथ अपराध होते हैं और किसी कारणवश वो आकर सही तथ्य नहीं बता पाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वो पलट गया, पहले उसने पुलिस के सामने कुछ और बयान दिए, कोर्ट के सामने कुछ और दिए, तो फिर केस में क्या होता है? मैडम ये जो बालक हैं जिनके साथ में ये अपराध होता है बहुत ही जी। वल्नरेबल होते हैं। जी ट्यूटरिंग भी हो सकती है इनके साथ में, इनको सिखाया पढ़ाया भी जा सकता है। जी और ये डर के बारे में मारे भी कई बार चीज़ें नहीं बता पाते जी। हैं कोर्ट में। तो जब ये बच्चे कोर्ट में आते हैं तो हम इनको बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं। जी इन कैमरा इनका ट्रायल होता है, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, चॉकलेट्स खिला करके अपने गोद में बिठा करके मैंने बयान कराए हैं मैडम। जी तो वो इसीलिए ताकि बच्चा खुल करके बोले, डर जी। करके ना बोले। जी। लेकिन फिर भी अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता है जी तो कई केसेस होते हैं जो सिर्फ प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही डिसाइड होते हैं, जी जहाँ पर बच्चा अगर नहीं बोलेगा तो वो केस ठहर नहीं पाता है। तो ऐसे में तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। और कई केसेस होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या मेडिकल एविडेंस से भी डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल DNA होते हैं कई केसेस में। तो अगर बच्चा नहीं भी बोल रहा है कि उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए किसी ने या दुष्कर्म हुआ, तो भी अगर DNA रिपोर्ट कह रही है कि फला व्यक्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो हम मेडिकल साइंस क्योंकि इतनी तरक्की कर चुकी है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम मेडिकल एविडेंस के आधार पर भी भले ही बच्चा ना बोले तब भी प्रकरण में फैसला करते हैं। जी मैडम, ये तो हो गई माइनर और उनके साथ जो भी मेजर लोग हैं उन अपराध करते हैं उनको लेकर चर्चा। अगर कोई बच्चा है वो खुद ही माइनर है, विधि विरुद्ध बालक है, जिसकी उम्र 18 से कम है, लड़का है या लड़की है, और वो किसी माइनर के साथ इस एक्ट के तहत अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए दंड क्या होगा? मैडम क्या है कि ऐसा बालक जो कि विधि विरुद्ध है, जिसने अपराध किया है और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जी, तो उसके विचारण के लिए तो नहीं, उसकी इंक्वायरी चलती है और वो किशोर न्यायालय द्वारा संचालित होती है। जी, तो वो किशोर न्यायालय द्वारा वो इंक्वायरी संचालित की जाती है। इंक्वायरी में अगर किशोर न्यायालय को लगता है कि हाँ इस बालक ने अपराध किया है, विधि विरुद्ध बालक ने, तो वो भी बच्चों का सर्वोत्तम हित लेकर के उस बच्चे के लिए जो सर्वोत्तम होगा वो उसको उस तरह से उसके लिए फैसला किया जाता है। जी, तो यहाँ पर जो अपराध के लिए जो दंड दिया गया है जी, वो दंड वहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ यहाँ पर उसको सज़ा नहीं दिलानी है बच्चे को, उसको सुधारना प्रायोरिटी होता है। क्योंकि बच्चे अभी सुधार की ओर अग्रसर हैं, तो बच्चों को सुधारना प्रायोरिटी होता है। तो उनके लिए जो किशोर न्याय है वो ऐसे फैसले करते हैं जिनका इस में दिए गए दंड से कोई सरोकार नहीं होता, उनके सुधार के लिए वो फैसले किए जाते हैं। पर मैडम कई बार ये देखने में आता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, पर न्यायालय में उन्हें कम उम्र का साबित करने की कोशिश की जाती है जिससे उन्हें सजा ना मिले, विधि विरुद्ध बालक, बिल्कुल विधि विरुद्ध बालक वाले प्रकरणों में। तो फिर ऐसी स्थिति में न्यायालय कैसे पता करती कि ये बच्चा माइनर की श्रेणी में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? मैडम अभी आपने एक लाइन बोली थी ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल। तो मैडम क्या होता है कि जब इस ऐसे बच्चे को आप कहाँ के लेके जाएंगे, किशोर न्याय के बोर्ड के समक्ष लेकर जाएंगे। जब ऐसा बच्चा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाया जाता है तो किशोर न्याय बोर्ड सबसे पहले उस बच्चे की आयु का निर्धारण करता है। जी। तो आयु का निर्धारण सेक्शन 94 है किशोर न्याय बोर्ड का अधिनियम का। तो सेक्शन 94 के तहत सबसे पहले अगर देखने से ही बच्चा लग रहा है कि वो बच्चा 5 साल का बच्चा, देखने से ही लग रहा है कि 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, जहाँ शंका होती है कि ये बच्चा वयस्क है या अवयस्क, ऐसी दशा में उस धारा 94 में एक वरीयता दी गई है दस्तावेजों की। उन दस्तावेजों की वरीयता के हिसाब से उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले जिसमें स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्कॉलर रजिस्टर है, जब पहली बार आपने कक्षा पहली में प्रवेश लिया तो तब आपने जो आयु लिखाई वो एक स्कॉलर रजिस्टर सामने आ रहा है आपके, ठीक है। वो अगर नहीं है, बच्चा कहीं
केसेस में पढ़ाई नहीं करता है, बिल्कुल, तो वो नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम ने जारी किया है या जो पंचायत ने जारी किया है उसके आधार पर आयु का निर्धारण करते हैं। जहाँ पर ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वहाँ पर फिर ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। मेडिकल बोर्ड बैठती है जो बच्चे की आयु का निर्धारण करती है ऑसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से। उसमें हड्डियों की जांच होती है, दांतों की जांच होती है, बहुत तरह की जांच करके वो एक निष्कर्ष देते हैं कि बच्चे की आयु क्या है। तो वो इतनी सारी परख नलियों से गुजरते हुए जो आयु का निर्धारण बोर्ड करेगा तो फिर उसमें झूठ कोई बोल करके आया है तो उसके झूठ के चलने की गुंजाइश तो रह नहीं जाती है मैडम। बिल्कुल, जहाँ इतनी प्रक्रिया है और इतनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट ली जाती है तो फिर वहाँ किसी चीज़ को छुपाना आसान नहीं है। मैडम, इस कानून को बने हुए काफ़ी वक्त हो गया, 2012 का कानून है ये, तो क्या 12 से लेके अभी हम 23 में चल रहे हैं, तो इसमें कोई संशोधन हुए हैं कानून में कि जहाँ ऐसी ज़रूरत महसूस हुई हो और संशोधन किए गए हों? देखिए मैडम, समय के साथ क्या है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, मान्यताएं बदलती हैं, एक्ट्स में भी अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। बिल्कुल। तो जब ये कानून 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था और बहुत सख्त कानून था ये जिस समय आया था, तो जब इतने सख्त कानून के बावजूद भी बच्चों के साथ यौन हिंसा में कमी नहीं आई या कहीं बढ़ोतरी हुई, तो विधायिका को फिर से ये विचार करना पड़ा कि अब क्या तरीका अपनाया जाए कि ये हम बच्चों को इससे संरक्षित कर सकें। तब उन्होंने जो है अधिनियम में भी अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। जैसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस थे, जैसे 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ में बलात्कार किया किसी ने, है ना, फॉर एग्जांपल, या बच्चे 18 मतलब अवयस्क बालिका के साथ में बलात्संग करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया, तो ये बढ़े हुए अपराध हैं, थोड़े इनकी ग्रेविटी ज़्यादा है, तो उसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। कई धाराओं में उन्होंने सजाएं भी बढ़ाई और सबसे महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट किया इन्होंने, आमूलचूल परिवर्तन जो किया वो नियमों में किया, जिनको हम पॉक्सो नियम 2020 के नाम से जानते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया विधायिका ने कि बच्चे के साथ में ऐसा अपराध हो ही नहीं, इस पर उनका फोकस किया। इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि करिकुलम, स्कूल करिकुलम में ही पॉक्सो की जानकारी दी जाए बच्चों को कि यौन अपराध क्या होते हैं, इनसे कैसे बचाया जाए, इनकी रिपोर्टिंग कैसे करें, आपके पास क्या शक्तियां हैं, इसकी रिपोर्टिंग करें। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, स्कूल्स हैं, क्रैश हैं, हॉस्टल्स हैं, रेलवे स्टेशन जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर इस अधिनियम की जानकारी के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से होल्डिंग्स लगवाए जाएं, किताबों में शामिल किया जाए पाठ्यक्रम के रूप में। ये भी प्रावधान किया कि स्कूल वगैरह में जहाँ जहाँ ये बच्चों की संस्थाएं हैं, तो वहाँ जितना भी स्टाफ है, राइट फ्रॉम प्रिंसिपल टू क्लास 4 क्लास 3, उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर हो, ताकि ये पता पड़े कि जो बच्चे हैं वो उनके साथ सुरक्षित हैं या नहीं। इन्हीं के तहत मैडम, जैसे आपने सुना होगा एक केस हुआ था स्कूल बस में, है ना, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये भी प्रावधान है कि स्कूल की बसों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। ये सब इन्हीं के फलस्वरूप हैं। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर लाई हैं ताकि रोकथाम की जा सके ऐसे अपराधों की। जी मैडम, आज का विषय बड़ा सेंसिटिव है और ये कानून भी बच्चों को लेकर है, उनकी सुरक्षा को लेकर है। आपको क्या लगता है कि कितनी अवेयरनेस है? बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, समय का अभाव है। मैडम, सैड टू से, लेकिन हाँ, अवेयरनेस अभी उतनी नहीं है जी, क्योंकि 2012 में कानून आया है, तो अभी इवॉल्व हो रहा है, तो अभी अवेयरनेस उतनी ना तो बालकों के लिए है जिनके लिए कानून बना है जी, ना तो उनको है जो ये अपराध में ज़्यादातर जैसे शामिल होते हैं 18 से 19-20 साल के लोग जी, है ना, तो उनको भी नहीं है इसके बारे में जानकारी। तो क्या संदेश देना चाहेंगी चलते चलते आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैम, संदेश पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले बच्चों को, बालकों को बताना चाहूँगी जिनके साथ ये अपराध होते हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ में जो हो रहा है वो एक यौन अपराध है। ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श क्या होता है। अगर आपको कोई आपके होठों पर, आपके मुंह पर, आपके सीने पर, आपके टांगों के बीच में या आपके पीछे नितंबों पर स्पर्श कर रहा है आपकी माँ के अतिरिक्त, वो भी जब नहाने धुलाने के काम होता है उसके अलावा, तो ये एक असुरक्षित स्पर्श है। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, माता पिता को ज़रूर बताएं। दूसरा, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपने कोर्ट में देखा है कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो वहाँ होते हैं जहाँ पर
दोनों पेरेंट्स काम करने जाते हैं, जब बच्चे अकेले होते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को समय दें, उनको सुने। अगर वो किसी के बारे में बता रहे हैं कि फ़लाँ अंकल ने या इसने मेरे साथ में ऐसा किया, तो उनको ध्यान से सुने और उनकी बातें माने कि हाँ ऐसा किया होगा। कई बार बच्चा बताता नहीं है डर के कारण। जी तो ऐसे मैडम, में भी समय बच्चे का को अभाव है, हमें यही विराम देना होगा कार्यक्रम जी, को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि जो कानून है उसमें बच्चों की सुरक्षा का हर तरह से ध्यान रखा गया है और सबकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ज़रूरत है इसके बारे में जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे। आज हम आपसे ये विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।